पाश्चात्य विचारक प्लेटो एक महान दार्शनिक हुए और प्लेटो एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना की। प्लेटो का जन्म एथेंस में 400 प्लेटो का जन्म 428 27 BC में हुआ। प्लेटो का बचपन का नाम एरिस्टोक्लोज था। प्लेटो का बचपन का नाम एरिस्टोक्लीज था और प्लेटो के पिता का नाम एरिस्टोन और माता का नाम पिता का नाम एरिस्टोन, माता का नाम परिओतियो था। ये प्लेटो के बचपन का प्लेटो का जन्म 428-27 BC के मध्य हुआ। बचपन का नाम इनका एरिस्टोक्लिस था। प्लेटो के पिता का नाम एरिस्टोन था, माता का नाम परिओतियोस था। प्लेटो का महान ग्रंथ रिपब्लिक में प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की। प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या था? रिपब्लिक। प्लेटो का महान रचना जो थी वो थी रिपब्लिक। रिपब्लिक में ही प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की है। आदर्श राज्य की कल्पना की है। प्लेटो रिपब्लिक में दार्शनिक राजा का उल्लेख करता है। प्लेटो चाहता है कि आदर्श राज्य में यदि कोई राजा हो, सम्राट हो, तो वो दार्शनिक राजा होना चाहिए, एक संत होना चाहिए। साथ साथ प्लेटो रिपब्लिक को कल्पना की राजनीति की कल्पना का लोक कहा जाता है। प्लेटो को जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक को राजनीति विज्ञान का, राजनीति का कल्पना लोक कहा जाता है। कल्पना लोक इसलिए कहा जाता है कि प्लेटो ने अपने संपूर्ण दर्शन में कल्पना अधिक की और उसने एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की जो पृथ्वी पर संभव नहीं है। लेकिन प्लेटो ने साथ में ये भी कहा कि यदि इस पृथ्वी पर आदर्श राज्य संभव नहीं है, लेकिन कम से कम उसको अनुभूत तो किया जा सकता है, महसूस तो किया जाता है कि आदर्श राज्य कैसा होता है। साथ साथ प्लेटो राज्य को व्यक्ति का बृहत रूप मानता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखें आप, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोटा लंबे टाइम में। प्लेटो राज्य को व्यक्ति का बृहत रूप मानता है।
प्लेटो राज्य को व्यक्ति का बड़ा रूप मानता है, व्यक्ति का बड़ा रूप मानता है, और साथ साथ प्लेटो सापेक्षिक समानता पर, प्लेटो सापेक्षिक समानता की बात करता है। सापेक्षिक समानता की बात करता है। प्लेटो की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें सबसे प्रमुख है रिपब्लिक, लॉज और स्टेटमेंट। प्रमुख रचनाएं रिपब्लिक, ध्यान रखिए आप, रिपब्लिक प्लेटो का महान ग्रंथ है। लॉज और स्टेटमेंट, देखिए प्लेटो ने रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की। कौन से राज्य की? आदर्श राज्य की कल्पना की। और यह बात ध्यान रखना है कि लॉज में प्लेटो ने उपादर्श राज्य की कल्पना की है। इसमें लॉज में उपादर्श राज्य, क्योंकि जब आदर्श राज्य उसके अंतिम समय में भी नहीं मिला तो प्लेटो ने अंतिम समय में अपने जो ग्रंथ है लॉज, तो उसमें उपादर्श राज्य की कल्पना की है। उपादर्श राज्य की कल्पना किसमें की गई है? लॉज में उपादर्श राज्य की कल्पना की गई है। साथ साथ प्लेटो के राज दर्शन में 4 अमर तत्व हैं। प्लेटो के राज दर्शन में 4 अमर तत्वों की बात की गई है। जो नंबर 1 आदर्श राज्य। 4 अमर तत्व कौन कौन से हैं? 4 अमर तत्व में पहला है न्याय। रिपब्लिक जो ग्रंथ है उसका उपशीर्षक ही न्याय से संबंधित है। किस संबंधित है? न्याय से संबंधित। आगे बढ़ेंगे। दूसरा है शिक्षा। कौन सा है? न्याय, शिक्षा। और तीसरा आपको मिलेगा साम्यवाद। और चौथा है दार्शनिक राजा। प्लेटो के संपूर्ण राज दर्शन में उसके इर्द गिर्द 4 अमर तत्व आधारित हैं और उन पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया। तो पहला है न्याय, शिक्षा, साम्यवाद और चौथा है दार्शनिक राजा। प्लेटो ने शिक्षा की जो व्यवस्था की है वो संरक्षक वर्ग के लिए की है। प्लेटो ने साम्यवाद में जो संपत्ति का साम्यवाद और स्त्रियों का साम्यवाद दिया है, आगे देखेंगे भी। और दार्शनिक राजा की कल्पना की है। राजा ऐसा होना चाहिए जिसे किसी प्रकार का लोभ मोह नहीं होना चाहिए और हमेशा समाज के वर्ग के लिए कार्य करते रहे और एक आदर्श रूप में ईश्वर की भांति जन कल्याण में निरंतर लगा रहना चाहिए। अगला आगे देखते हैं। प्लेटो की जो रिपब्लिक ग्रंथ है उसमें आदर्श राज्य की कल्पना की है, मैं आपको बता रहा हूं। और प्लेटो के इस आदर्श भवन पर ही न्याय सिद्धांत आधारित है।
शिक्षा सिद्धांत आधारित है, साम्यवाद का सिद्धांत आधारित है, और साथ साथ जो दार्शनिक राजा है वो भी प्लेटो के इसी न्याय सिद्धांत पर आदर्श भवन के ऊपर खड़ा हुआ है, और जो पूरा पूरा आदर्श भवन है उसके ऊपर शीर्ष पर जो बैठा हुआ है वो एक दार्शनिक राजा बैठा हुआ है। अर्थात प्लेटो के आदर्श राज्य के भवन पर न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत और साथ साथ में साम्यवाद सिद्धांत की नींव रखी गई है। इस पर प्लेटो के आदर्श राज्य के भवन के ऊपर प्लेटो ने मानव आत्मा के आधार पर आदर्श राज्य का निर्माण किया है। प्लेटो ने मानव आत्मा के आधार पर आदर्श राज्य का निर्माण किया है। प्लेटो ने मानव आत्मा के आधार पर आदर्श राज्य का निर्माण किया है। देखिए, प्लेटो की यह भावना थी कि आध्यात्मिक मानव का आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, और उसने अपने राज्य में एक ऐसे दार्शनिक शासक वर्ग की कल्पना की जो एक संत पुरुष हो, एक जिसमें आध्यात्मिक विकास हो, जिससे किसी प्रकार का जो क्षुधा है, तृष्णा है, उसका बिल्कुल लोभ नहीं होना चाहिए। और इसी मानवीय आत्मा के आधार पर प्लेटो ने मानव आत्मा के 3 गुण बताए। मानव आत्मा के आधार पर मानवीय आत्मा के आधार पर उसने मानवीय आत्मा के 3 गुण बताए। मानवीय आत्मा के तीन गुण बताए। 3 कितने गुण बताए, ध्यान रखना, 3 गुण बताए। कौन कौन से? विवेक, क्षुधा और साहस। कौन कौन से? विवेक, साहस और क्षुधा, तृष्णा। तीन मानव की आत्मा के 3 गुण बताए प्लेटो ने, विवेक, साहस और क्षुधा। और इन 3 गुणों के आधार पर ही उसने अपने मानवीय आत्मा के 3 गुणों के आधार पर ही उसने 3 वर्ग बताए हैं, जिसमें दार्शनिक वर्ग, शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इन 3 गुणों के आधार पर 3 वर्ग बताए हैं। पहला है दार्शनिक वर्ग, दूसरा है क्षत्रिय सैनिक वर्ग, और तीसरा है उत्पादक वर्ग। दार्शनिक वर्ग का प्रमुख गुण है विवेक। दार्शनिक वर्ग का प्रमुख गुण क्या है? विवेक, और जिसको पास आत्मीय प्रेम हो, आध्यात्मिक विकास हो, उसको प्लेटो ने दार्शनिक राजा बनाया है। क्यों? दार्शनिक राजा यदि राज्य में है तो वो राज्य निरंतर विकास करता है, लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है, जनता के हित में कार्य करता है। दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग में प्लेटो ने साहस का गुण बताया है, जो शत्रुओं से राज्य की रक्षा करता है।
और तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग निरंतर राज्य के अर्थव्यवस्था की बागडोर संभालता है। और इसके साथ साथ प्लेटो ने आदर्श राज्य की निम्न विशेषता बताइए। आदर्श राज्य की विशेषता, इन 3 गुणों के आधार पर ही प्लेटो ने आदर्श राज्य की विशेषता का वर्णन नंबर 1, दार्शनिक शासक। कैसा शासक होना चाहिए? दार्शनिक शासक होना चाहिए। साथ साथ प्रशासन, दूसरा होता है प्रशासन एक कला है। प्रशासन एक कला है। प्लेटो ये मानता है कि प्रशासन एक कला है जो लंबे समय के अनुभव पर आती है और जिसे राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उसमें यह कला नहीं आ सकती है। इसलिए राजनीति शास्त्र जिसने पढ़ा है, जिसने राजनीति शास्त्र का गहन अध्ययन किया और लंबे समय तक अनुभव किया है, तो निश्चित रूप से उसमें प्रशासन करने की कला आती है। साथ साथ यदि आप देखेंगे कि बिना चिकित्सा शास्त्र पढ़े हुए एक चिकित्सक में चिकित्सा करने की कला नहीं आती है। किससे आती है? चिकित्सा शास्त्र पढ़ने के बाद लंबे अनुभव आती है। उसी प्रकार एक शासक कोई हो सकता है जिसने राजनीति शास्त्र पढ़ा है और उसे लंबे समय के राजनीति शास्त्र का अनुभव रहा हो। तीसरा है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था, प्लेटो के आदर्श राज्य का जो उपशीर्षक है वो है न्याय की व्यवस्था। अर्थात दार्शनिक राजा के रहते हुए समाज में निरंतर लोगों के न्याय के लिए कार्य करते रहना है। चौथा है आध्यात्मिक विकास। ये प्लेटो के कुछ दार्शनिक शासक, प्रशासनिक कला है, न्याय व्यवस्था और आध्यात्मिक विकास की कल्पना की गई है। प्लेटो का आदर्श राज्य की विशेषता है। आगे देखते हैं। प्लेटो का रिपब्लिक, रिपब्लिक का उपशीर्षक किससे संबंधित है? उपशीर्षक न्याय से संबंधित है। न्याय से संबंधित है। कई बार आता है प्रश्न कि प्लेटो को रिपब्लिक का उपशीर्षक किससे संबंधित है? न्याय से संबंधित किया गया है। साथ साथ प्लेटो के रिपब्लिक का प्रारंभ और अंत रिपब्लिक से होता है। ये ध्यान रखना कि प्लेटो का जो जीवन है, प्लेटो का जो दर्शन है, वो किससे प्रारंभ होता है? रिपब्लिक से। रिपब्लिक से आरंभ होता है और अंत प्लेटो के रिपब्लिक का प्रारंभ, रिपब्लिक का जो प्रारंभ किससे होता है? न्याय से होता है। न्याय से होता है। साथ साथ प्लेटो ने न्यायिक सिद्धांत को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है न्याय सिद्धांत को? प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को 3 भागों में बांटा है, 3 वर्गों में बांटा है।
नंबर 1 न्याय का परंपरागत सिद्धांत, नंबर 2 न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत, नंबर 3 न्याय का कार्यकरण सिद्धांत। नंबर 1 न्याय का परंपरागत सिद्धांत, दूसरा न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत, तीसरा है न्याय का कार्यकरण सिद्धांत, कार्यकरण सिद्धांत। न्याय के सिद्धांत तीन भागों में बांटा है, परंपरागत सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत और कार्यकरण सिद्धांत। प्लेटो द्वारा जिन न्याय सिद्धांत का खंडन किया गया है उनमें है सत्य बोलना और ऋण चुका देना ही न्याय है। ये किसने कहा है? प्लेटो न्याय की परंपरागत इन सिद्धांतों का खंडन किया है और जिन आधारों पर किया है वो है कि सिफालस, पॉलीमार्कस, थेसिमेकस और ग्लांका की जो धारणा है उनका प्लेटो ने खंडन किया है। सिफालस के अनुसार सत्य बोलना व ऋण चुका देना, ऋण चुका देना न्याय है। किसके अनुसार? सिफालस के अनुसार, सिफालस के अनुसार। सिफालस परंपरागत न्याय इस धारणा का प्लेटो ने खंडन किया है कि सत्य बोलना, ऋण चुका नहीं केवल न्याय नहीं है। जैसे दुश्मन को सैनिक रहस्य बताना, ये न्याय की धारणा के विरुद्ध है। तो इस चीज का खंडन किया। साथ साथ दूसरा है न्याय शक्तिशाली का हित है, शक्तिशाली का हित है, न्याय शक्तिशाली का हित है। थेसिमेकस के अनुसार इस बात में कहा गया है थेसिमेकस के अनुसार न्याय शक्तिशाली हित है। तो प्लेटो ने इस बात का खंडन किया है और कहा है कि प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था थेसिमेकस के अनुसार कि व्यक्तियों ने शक्तिशालियों से अपनी सुरक्षा के लिए एक सामाजिक समझौता का निर्माण किया जिससे उसके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा हो सके। लेकिन यदि देखें तो हमेशा ही ऐसा नहीं रहा है। राजा का काम व्यक्ति को विकास करना है, उनको सुख देना है, न कि उनकी समस्या को बढ़ाना है। और साथ साथ यदि वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान लोकतांत्रिक देशों में, ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में और आधुनिक देशों में गरीब, कमजोर सभी को न्याय मिलता है। ऐसा नहीं है कि न्याय केवल शक्तिशाली को ही मिलता है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। वर्तमान परिस्थिति में ऐसा संभव नहीं है। आज न्याय सभी के, न्याय के दरवाजे सभी के लिए खुले और समानता सबको न्याय मिलता है। जैसा अपराध वैसी सजा सबको मिलती है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। साथ साथ तीसरी धारणा खंडन क्या है कि ग्लांका एक विचारक हुए हैं, ग्लांका, उसने कहा न्याय निर्बल की आवश्यकता है, न्याय निर्बल की आवश्यकता है।
भी प्लेटो ने खंडन किया है। आगे बढ़ते हैं। प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत और साम्यवाद सिद्धांत भी दिया है। प्लेटो ने साम्यवाद को दो भागों में बांटा है। प्लेटो ने साम्यवाद को दो भागों में बांटा है। नंबर 1, संपत्ति का साम्यवाद। संपत्ति का साम्यवाद। दूसरा है स्त्रियों का साम्यवाद। ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्लेटो ने अपने साम्यवाद सिद्धांत को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। स्त्रियों या पत्नियों का साम्यवाद या संपत्तियों का साम्यवाद। प्लेटो का संपत्ति का साम्यवाद, संपत्ति का जो साम्यवाद है वह केवल प्रशासक व संरक्षक वर्ग के लिए है। इसके लिए है। प्लेटो का जो संपत्ति का साम्यवाद है वो केवल और केवल प्रशासक वर्ग और संरक्षक वर्ग के लिए है। संपत्ति के साम्यवाद में प्लेटो ये कहता है कि प्रशासक वर्ग पर, अर्थात जो दार्शनिक वर्ग है, जो राजा है, उसके पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए, घर नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि संपत्ति होगी तो मोह बढ़ेगा, और मोह बढ़ेगा तो भ्रष्टाचार का उत्पादन होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसलिए और प्लेटो ये कहता है कि प्रशासन जो वर्ग है वो अपने रहने के लिए भी सार्वजनिक बैरकों में रहे, खाना सार्वजनिक भोजनालयों पर करे, और इसकी व्यवस्था कौन करेगा? इसकी व्यवस्था उत्पादक उनके लिए करेगा और एक निश्चित वेतन उत्पादक वर्ग को देगा। तो इस प्रकार प्लेटो अपने प्रशासक वर्ग के लिए संपत्ति का साम्यवाद की कल्पना करता है। साथ साथ स्त्रियों का साम्यवाद भी प्लेटो ने दिया। उसमें कहा गया कि प्रशासक वर्ग के पास न संपत्ति होगी न स्त्री होगी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा यदि वो स्त्री रखेगा तो निश्चित रूप से स्त्रियों से संतान उत्पत्ति होगी। संतान उत्पत्ति होने के बाद वो उनमें मोह बढ़ेगा, भ्रष्टाचार होगा, तो उस और फिर वो दार्शनिक राजा नहीं बन पाएगा। और जब किसी राज्य में दार्शनिक राजा नहीं है तो वो राज्य अपना विकास नहीं कर सकता है। हालांकि आगे जाकर इन सब चीज की प्लेटो की आलोचना हुई है। एक विचारक हुए प्रोफेसर सेवाइन। प्रोफेसर सेवाइन ने प्लेटो के आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध निरंकुशता की संज्ञा दी है। प्रोफेसर सेवाइन ने आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा, दार्शनिक राजा को, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा समझे, दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध निरंकुशता की संज्ञा दी है। किसने दिए? सेवाइन ने दिए। दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध निरंकुशता की संज्ञा दी है। साथ साथ प्लेटो ने शिक्षा की बात की है, और प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में शिक्षा को दो भागों में बांटा है। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत में शिक्षा को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। नंबर 1 प्रारंभिक शिक्षा
उच्च शिक्षा। प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा को सभी बालकों के लिए समान रूप से लागू किया है। प्रारंभिक शिक्षा 18 वर्ष तक होती है और जो ये शिक्षा संरक्षक वर्ग के लिए, शिक्षा का जो सिद्धांत है वो किस वर्ग के लिए? संरक्षक वर्ग के लिए है। साथ साथ इसमें प्लेटो ने जो पाठ्यक्रम दिया है वो दिया है कि व्यायाम, संगीत, नैतिकता पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। साथ साथ प्लेटो ने उच्च शिक्षा जो दी है वो प्रतिभावान छात्रों के लिए दी है, प्रतिभावान छात्रों के लिए दी है। और इसमें संस्कृत, साहित्य, नैतिकता, आध्यात्मिकता और इसके साथ साथ गणित, मनोविज्ञान, दर्शन पर प्लेटो ने ज्यादा फोकस किया कि इस प्रकार की शिक्षा प्रतिभावान छात्रों को देकर आगे बढ़ाकर एक ऐसे दार्शनिक राजा को उत्पन्न किया जाए जो आगे जाकर न्याय के सिद्धांत को स्थापित कर सके। प्लेटो की जो शिक्षण अकादमी थी, शिक्षण संस्था थी, सॉरी शिक्षण संस्था की अकादमी, प्लेटो शिक्षण संस्था क्या नाम है? अकादमी। और अकादमी के प्रवेश द्वार पर यह लिखा हुआ था कि जिस व्यक्ति को गणित और ज्योमेट्री का ज्ञान न हो वो अकादमी में प्रवेश न ले। तो गणित पर प्लेटो का और ज्योमेट्री पर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि गणित ही एक ऐसा विषय जो बालक में तर्कशीलता को बढ़ावा देती है और बुद्धि को आगे ले जाती है, आगे बढ़ाती है। प्लेटो की शिक्षा जो पद्धति थी उसके कुछ उद्देश्य प्लेटो ने बताए। शिक्षा पद्धति के उद्देश्य, जैसे नंबर 1 शिक्षा का उद्देश्य सबसे पहला है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास। शारीरिक, मानसिक, व आध्यात्मिक विकास। दूसरा है न्याय द्वारा आदर्श राज्य की स्थापना करना। आदर्श राज्य की स्थापना, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था करके प्लेटो ने न्याय और न्याय के द्वारा आदर्श राज्य के दरवाजे खोल दिए थे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा सिद्धांत दिया उसमें मुख्य उद्देश्य था कि न्याय द्वारा आदर्श राज्य की स्थापना की जानी चाहिए। साथ साथ प्लेटो ने महिलाओं के उत्थान पर भी बल दिया। प्लेटो की शिक्षा में सभी के लिए थी, खासकर महिलाओं के लिए विशेष रूप से प्लेटो ने शिक्षा की व्यवस्था भी की थी। महिलाओं का विकास शिक्षा के माध्यम से। महिलाओं के विकास उत्थान पर प्लेटो ने बल दिया था। लास्ट में, अंत में उसने अपने शिक्षा पद्धति को सभी के लिए अनिवार्य किया था और शिक्षा सभी बालकों के लिए एक अनिवार्य रूप से दी जाए, ताकि कम से कम प्रारंभिक शिक्षा तो सभी बालकों को मिलनी चाहिए, ताकि बालक अपना विकास कर सके, नैतिक विकास कर सके, आध्यात्मिक विकास कर सके और अपना सर्वांगीण विकास कर सके। तो प्लेटो एथेंस के महान दार्शनिक हुए हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है प्लेटो, उस पर हमने अध्ययन किया। आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूं। थैंक यू।